स्वागत है आपका हमारे ब्राइट एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में। तो बच्चे देखिए, इससे पहले जो हम क्लास 10 की MIL जो हिंदी है उसकी शुरुआत कर चुके थे। इससे पहले आपको 3 चैप्टर में करा चुका था। आज हम लोग 4 चैप्टर करने वाले हैं। आज चलेंगे हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित तोड़ती पत्थर। बहुत ही भावात्मक रूप है इस कविता के अंदर। एक शोषित वर्ग की महिलाओं के ऊपर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत अच्छे भाव को अपने कविता के माध्यम से वर्णन किए हैं। तो वो कविता पढ़ने से पहले हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको मालूम होना चाहिए एक छायावाद कवि के रूप में माने जाते हैं। छायावाद कवियों में 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ मतलब 4 व्यक्तियों की नाम है, जिसके अंदर इनका भी नाम प्रमुख माना जाता है। छायावाद जो कविता होती है, छायावाद जो कवि है, उसके अंदर इनका जो नाम है प्रमुख रखा गया है, इनको प्रमुख माना गया है। और ये छायावाद होता क्या है हम आगे समझाएंगे जब इसका शब्द आने दीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पाठ की शुरुआत करते हैं कवियों से। कवि की परिचय हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कवि से मालूम होगा कि कौन कवि किससे कितना रिलेटेड रहते हैं, कौन सी कविताएं लिखते हैं, इनका जन्म स्थान, सब कुछ बारे में हम इसके जानेंगे। आप देख रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में सन 1896 में हुआ था। पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी एक सामान्य कर्मचारी थे। उनके पिता सामान्य कर्मचारी के काम करते थे। निराला जी का जन्म जो हुआ था वह बंगाल में हुआ था, मेदिनीपुर ज़िले में। और कितने सन में हुआ था आपको जानना ज़रूरी है, 1896 में, क्योंकि एग्जाम ऑफ व्यू से यही सब इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप एक क्वेश्चन बना भी सकते हैं मेरे साथ साथ। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन भी भीतर का दिखाते चलूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई चीज़ की कमी महसूस ना हो और आपकी सिलेबस पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बना सकते हैं जे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। पिता जो थे एक सामान्य कर्मचारी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई थी। महिषादल जिस तरह एक विलेज ही था, वहाँ पे उन्होंने एक ज़िला ही था, ज़िले के अंदर ही वह अपने शिक्षा को ग्रहण किए। इसके बाद उन्होंने देखे क्या, उन्होंने स्व अध्याय मतलब अपने बल से, उन्होंने अपने बल के से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जन किया। स्व अध्याय मतलब खुद अध्ययन करना। खुद के बल से उन्होंने इन 3 भाषाओं को सीखे। वे संस्कृत दर्शन शास्त्र में भी गहरे अध्याते थे। वो संस्कृत और दर्शन शास्त्र इन दोनों पे उनकी अधिक दिलचस्पी थी। ये भी वे ज्ञान अर्जन करते थे। ठीक है, 14वें वर्ष की आयु में इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। निराला के अनुसार हिंदी की ओर उनका झुकाव पत्नी की प्रेरणा से ही हुई थी। देखिए, पति की साथ अगर पत्नियां अच्छी तरह से देती है तो उनकी सांसारिक जीवन बहुत खुशहाली मतलब बीतता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उनकी पत्नी जो है उनकी साथ दी। हिंदी की ओर जो झुकाव हुआ उनका, हिंदी की तरफ उनकी जो प्रेरणा मिली, हिंदी में उनकी दिलचस्पी मिली, ये पत्नी के कारण ही हुई। साहित्य जीवन की शुरुआत समन्वय नामक पत्र के संपादन से हुआ। उन्होंने एक पत्रिका लिखे थे समन्वय 1920 ईस्वी में। इसी से वे अपनी साहित्य की शुरुआत किए। बस ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट रहा एग्जाम से तो मैं बोल दूंगा और क्वेश्चन भी लिखा दूंगा। हिंदी साहित्य जगत में छायावाद के उन्नयनकों में प्रसाद, पंत और निराला। देखिए ये शॉर्ट नेम लिखा गया है। प्रसाद हो गया जयशंकर प्रसाद, पंत हो गया सुमित्रानंद पंत, निराला हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तीनों कवि ही है, तीनों को छायावाद कवि माना जाता है। ठीक है, बृहत्त्रयी का उल्लेख किया जाता है। निराला छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, मतलब प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं और अभी भी है। इनकी भाषा में भावानुरूप कोमलता और पौरुष दोनों ही सुंदर समन्वय है। देखिए दोनों ही मिलते हैं, भाव भी मिलेगा, कोमलता भी मिलेंगी। एक बात है, छायावाद होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं।
छायावाद ऐसी कविताएं होती है जिसके अंदर कोई भी कवि, जो कवि छायावाद कवि है, वो क्या करते हैं कि प्रकृति को माध्यम बना के मानव की भावनाओं को चित्रण करना ही इनका काम होता है। मतलब प्रकृति को उठा के, मतलब प्रकृति को माध्यम लेंगे, किसी माध्यम के द्वारा किसी का काल्पनिक रूप को दिखाना, ठीक है, वैसा तो वो प्राकृतिक माध्यम होता है, लोगों की भावनाएं होती है और उसका सही चित्रण करना ही उनके कार्य होते हैं। यही छायावाद कवि कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनकी भाषा में जहाँ एक और संस्कृत की समास प्रधान शब्दावली की प्रचुरता दिखाई देती है। समास बहुत अधिक दिखाई देता है हमें उनकी काव्य धारा में। ठीक है, जानना जरूरी था। ग्रामर में अब अगर कोई कविता, अगर कहानियाँ लिख रहे हैं, अगर ग्रामर मिस्टेक करें तो वो बेकार हो जाएगा, उसकी कोई लय आपको सही ढंग से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रचुरता दिखाई पड़ती है। वहीं दूसरी ओर सरल और व्यवहारिक शब्दावली की परिलक्षित होती है। उन्होंने अपना काव्य में परंपरागत तुकांत छंदों के अतिरिक्त नवीन अतुकांत छंद का भी प्रयोग किया था और ऐसा करके हिंदी काव्य जगत में हुए एक परिवर्तन लाए थे। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने तुकांत शब्द का प्रयोग सुंदर ढंग से किया था, परंतु अन्य विधाएं भी उनसे अछूती नहीं रही। उन्होंने निबंध, कहानियाँ, उपन्यास की भी रचना किए थे। आपको एक बात जान लेना है कि उन्होंने सिर्फ कविताएं पे ही सीमित नहीं रह गए थे, वे कहानियाँ भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, ठीक है, पत्रिकाएं का भी संपादन किया। तो समन्वय के अतिरिक्त मतवाला, ये पत्रिका थी, पत्रिका आपको न्यूज़पेपर मालूम है, पत्रिका उन्होंने क्या क्या निकाले थे, समन्वय, मतवाला और माधुरी नामक पत्रिकाओं का भी आपने संपादन किया। उन्होंने ये माधुरी, मतवाला और समन्वय, ये 3 पत्रिकाओं का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किए थे। ठीक है, सन 1961 ईस्वी में हिंदी साहित्य जगत के कई क्षेत्रों के मार्गदर्शन इन महान साहित्यकारों का देहावसान हो गया। देहावसान मतलब उनकी मृत्यु हो गई 1961 ईस्वी में। ये जानना जरूरी है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मृत्यु कब हुई थी, ये क्वेश्चन बना लीजिए। और एक क्वेश्चन बनाइए कि उन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, समन्वय, मतवाला और माधुरी। ये तीनों क्वेश्चन बनेंगे और तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी काव्य जगत के समूच निराले व्यक्ति के यथानाम महाकवि थे। उन्हें महाकवि भी कहा गया है। उनकी तरह विलक्षण क्रांतिकारी, वज्रादपि कठोर किंतु मृदुनी कुसुमादपि साहित्यकार किसी भाषा के इतिहास में कभी कभी आया करता है। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्तित्व के विशिष्टता को मापने के जितने भी पैमाने हैं वे सब निराला के सामने पहुंचकर स्तब्ध हो रह जाते हैं, मतलब रह गए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उनकी कविताएं को पढ़कर, उनकी काव्य धाराएं, उनकी जितने भी उपन्यास है, कहानियाँ, निबंध है, पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो अलग जितने भी कवि हैं उन कवि की जितने भी कहानियाँ, कविताएं हैं, वे निराला जी के आगे टिक नहीं पाते हैं। ऐसा स्तब्ध रह जाते हैं, मतलब बेकार सा मालूम होता है इनकी अगर पढ़े और उनकी पढ़े तो। ठीक है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो निराला जी की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। वे काव्य के अंदर क्या क्या लिखे थे, देखिए आपको तो याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है निराला जी की 2 काव्य के नाम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। उन्होंने अनामिका, बहुत इंपॉर्टेंट था, अनामिका पढ़ लीजिएगा समय मिलने पर। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, उसके बाद अनीमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, संध्या काकली, ये लिखे थे काव्य रचना। उपन्यास क्या क्या लिखे थे, अप्सरा के बाद वे लिखे थे निरुपमा, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़। कहानी के अंदर उनका कुछ इम्पोर्टेंट रहा है जो यहाँ पे दिया गया है, लीली, सखी, सुकुल की बीबी, देवी। रेखा चित्र के अंदर क्या लिखे हैं, कुली भाट, बिल्लेसुर बकरिया, चतुरी, चमार। निबंध के अंदर क्या लिखे हैं, निबंध के अंदर प्रबंध, पद्म, उसके बाद आ गया प्रबंध, प्रतिमा, चाबुक। जीवनी के अंदर क्या लिखे हैं, जीवनी, किसी के ऊपर जीवनी लिखना, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप आदि के ऊपर जीवनियाँ भी लिखे हैं। तो ये आपको जानना जरूरी था, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है।
आप लिख याद कोई 1-2 करके याद कर लीजिएगा कि खासकर अगर पूछेगा तो उपन्यास को अधिक पूछता है और काव्य बहुत कम ही पूछता है, तो उपन्यास को आपको याद रखना जरूरी है। जी 2 उपन्यास के नाम लिखिए, ऐसे याद रख लीजिएगा और बाद बाकी क्वेश्चन कम ही बनता है मेरे जितना गौर किया क्वेश्चन के ऊपर। चलिए मैं अब इसके आगे के पेज लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं जो तोड़ती पत्थर है उनकी थोड़ी सारांश जो दी हुई है उसके बारे में व्याख्या करते हैं। देखिए तोड़ती पत्थर जो है ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया एक भावात्मक रूप, मतलब ये एक यथार्थ जो मतलब हमारी प्रकृति उस समय जो चल रहा था समाज में, जिस तरह की मजदूरी के ऊपर कष्ट उन्होंने देखे, जिस तरह शोषण किया जा रहा था महिलाओं का, वो सब इस कविताओं के अंदर उन्होंने मतलब चित्रण करने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं उसके अंदर छोटी सी एक व्याख्या दी हुई है, तो वो व्याख्या को पहले समझते हैं। तोड़ती पत्थर महाराणा निराला महाप्राण निराला द्वारा रचित यथार्थ के तीव्र दंश वाली एक प्रसिद्ध रचना है। प्रस्तुत कविता में चिलचिलाती दोपहरी में सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती एक युवा मजदूरनी की क्रांतिकारी आशयों एवं संकेतों के भरा यथार्थ चित्र खींचा गया है। शरीर को झुलसा देने वाली तपती धूप में भी जब कुशल से कुशल एवं हष्टपुष्ट मजदूर भी हथियार डाल देते हैं, एक स्त्री का हथौड़ा लेकर पत्थरों से लड़ना पाठक के मन को झंकृत कर देता है। यहाँ पे कवि बहुत अच्छी भाव रखे हैं और यथार्थ को चित्रण किए हैं। यथार्थ मतलब जो उस समय चला था, मतलब यथार्थ मतलब ट्रू, ऐसा हो रहा है, मतलब आप कुछ लिख रहे हैं। एक काल्पनिक कवि भी होते हैं जो कल्पना करके कुछ भी लिख सकते हैं, कवियों में बड़ी दम होती है कि नहीं। काल्पनिक रूप भी होता है तो वो अलग होता है, लेकिन छायावाद जो कवि होते हैं, जितने भी छायावाद कवि हैं, वो यथार्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब जो चल रहा है यार क्या उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे ही एक बार वो जब इलाहाबाद गए हुए थे तो वहाँ पे देखें, तो चलिए हम जब कविता पढ़ते हैं उस समय मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं एक महिलाएं पत्थर तोड़ रही है। इसी महिलाएं के बारे में जब कभी गए थे तो इसके बारे में ही वह पूरी अपनी यथार्थ को, अपनी मन की भावनाओं को रखे हैं, इसके द्वारा बस समझाए हैं। इस समाज में जिस तरह चल रहा है उस महिलाओं को दिखाना उनका मेन मकसद नहीं था। उनका मूल मकसद था कि महिलाएं के द्वारा समाज में सभी वर्गों के लोगों को, मजदूर थे, जो गरीब थे, जिसको शोषण किया जा रहा था, उनके प्रति वो यथार्थ को रखे हैं। ठीक है, तो वो दिखलाने की कोशिश की है। यहाँ पे तोड़ती पत्थर हेडिंग दिया गया है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कभी बोल रहे हैं कि एक बार जब वो इलाहाबाद गए हुए थे तो वहाँ पे एक मजदूरनी को देखे थे, एक स्त्री थी, औरत थी जो पत्थर तोड़ रही थी इलाहाबाद के पथ पर, रास्ते पर क्या। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठ हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, तन नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौरा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। कभी यहाँ पे बोल रहे हैं जिस जगह पे वह स्त्री पत्थर तोड़ रही थी, इलाहाबाद के पथ पर जहाँ पे वो पत्थर तोड़ रही थी, वहाँ पे कोई छायादार वृक्ष नहीं था कि वह थोड़ी आराम कर ले। वृक्ष के नीचे लोग क्या करते हैं, जब मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी छायादार वृक्ष के नीचे जाकर अपने समय को देते हैं ताकि उन्हें आराम मिल सके, पर ऐसा कोई पेड़ वहाँ पे था नहीं जो आराम करेगी वो। ठीक है, यहाँ पे बोले श्याम तन भर बंधा यौवन शरीर था उस स्त्री का, और शरीर श्याम रंग की, तन मतलब शरीर श्याम रंग की लग रहा था धूप के कारण। तन नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौरा मतलब भारी हथौरा, गुरु मतलब भारी हथौरा हाथ में लिए वह अपने कर्मों में लीन थी। प्रिय कर्म रत मन मतलब मन के, अपनी पूरी मन उस कर्म में लगा दी थी। आपको 100% अपनी कोई भी मन होती है, कोई भी काम में आप 100% अगर लगाइएगा तो काम सक्सेस होगा, उस तरह वो 100% वहाँ पे दे चुकी थी अपनी मन, मतलब बार बार प्रहार कर रही थी, भारी हथौड़ा से पत्थर तोड़ रही थी। ठीक है, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, लेकिन जहाँ पे वो पत्थर तोड़ रही थी उसके कुछ दूरी पर एक अट्टालिका था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसी हुई लूह, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्राय हुई दोपहर। मतलब कभी क्या बोल रहे हैं, चढ़ रही थी धूप, जो गर्मियां हैं धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी, और दिन भी गर्मी के दिन थे,
दीवा का तमतमाता रूप। देखिए, एक तो बात है कि धूप जब धीरे धीरे सूर्य जब अपनी ऊपर चढ़ता है, जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है सूर्य, मतलब जब दिन के 12 बजते हैं तब सूर्य 90 डिग्री का एंगल बनाता है, आपको मालूम होना चाहिए। तब सूर्य की किरणें डायरेक्टली हमारी पृथ्वी पे पड़ती है। तो उसी तरह की यहाँ पे एक घटना हो रही है, जो सूर्य जो धीरे धीरे उठ रही थी, गर्मियाँ बढ़ रही थी और उठी झुलसी हुई लू, ठीक है, वहाँ पे जो सूर्य की ताप का जो लू था, मतलब गर्मी थी बहुत अधिक हो रही थी। रुई जो जलती हुई भू, मतलब ऐसा इतना गर्मी था कि लग रहा था जो पृथ्वी रुई की तरह जल रही है। मतलब कल्पना किए हैं, हमने पहले ही बोला जब प्रकृति को लेकर मानव की भावनाओं का चित्रण करना ही इन कवियों का मूल कार्य होता है, तो कवि वैसा ही कर रहे थे, ठीक है। गर्द चिंगी छा गई प्राय हुई दोपहर, दोपहर प्राय हो चुका था, वह तोड़ती पत्थर देखते देखा मुझे तो एक बार। कवि को एक बार वो स्त्री देखती है, तिरछी नज़र से देखती है, ठीक है। कवि जब वहाँ पे थे, अट्टालिका के सामने ही थे शायद, वहीं से वो देख रहे थे, ये सब तमाशा देख रहे थे, ये सब जो कार्य हो रहा है इनकी नज़र इस पे पड़ी थी, कवि की नज़र, तो ये देख रहे थे। वो तोड़ती पत्थर देखते देखा मुझे तो एक बार कवि को जब देखती है, उस भवन की ओर देखा छिन्नार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाई रोई नहीं। मतलब कवि बोलते हैं कि ऐसा देखिए, ऐसा पत्थर तोड़ रही थी और इतने कर्म मन से तोड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कवि की भाव में, मतलब कवि अपने आप में महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उसे चोट लग रहा है। किसे चोट लग रहा है? उस औरत को चोट लग रहा है, दर्द हो रहा है, लग रहा है जो वो मार खा रही है पर रो नहीं रही है, अपने मन के अंदर ही अपने दर्द को छिपा ले रही है, ठीक है। तो वह कवि अपनी इस भाव को व्यक्त करना चाहते थे और अपने द्वारा व्यक्त किए हैं, ना कि उसके द्वारा। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कापी सुगर, ढुलक माथे से गिरी शिकार, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। हुआ क्या? थोड़ी ही समय बाद कवि को एक झनकार सा सुनाई दिया। भाई हुआ क्या? तो उन्होंने कभी जब झनकार सा सुनाई दिया तो अचानक से देखे कि जो औरत पत्थर तोड़ रही थी, गर्मी के मारे, गर्मी इतना अधिक गर्मी थी कि माथा चक्कर खाया और वो गिर गई, ठीक है। कौन गिर गई? औरत जो पत्थर तोड़ रही थी वो गिर गई। गिरने के बाद भी फिर से उसका होश आया और फिर बोल रही है मैं तोड़ती पत्थर, मैं फिर से पत्थर तोड़ूंगी। मतलब इतना कर्म के अंदर लीन थी। देखिए, एक तो बात है, यहाँ पे कविता आपका खत्म होता है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना, आपको देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी, इससे हमें शिक्षा क्या मिली और इस मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं ये जानना जरूरी है। कवि कहना चाहते थे कि उस समय जितने भी मजदूर वर्ग के लोग थे, जो मजदूर थे, उसको किस तरह समाज में शोषण किया जा रहा था। देखिए, अभी एक औरत थी, ये औरत ना कि पत्थर तोड़ने के लिए रखी गई थी। औरत की शरीर जो है कोमल होता है कि नहीं, ये आपको मालूम है, और ये इतना कष्टदायक काम करने के लिए औरत की शरीर नहीं होते। लेकिन ये क्यों कर रही है? ज़रूर कोई मजबूरी है। समाज में इस मतलब महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। जोर जबरदस्ती कोई कार्य को करने देना मतलब शोषण करने के बराबर ही कहलाता है। तो उस भावनाओं को कवि दिखाना चाहते थे। इस कविता के द्वारा सभी को ये समझाना चाहते थे कवि जो किस तरह शोषण किया जा रहा है कोमल वर्ग के स्त्रियों को, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही गई थी, हमने पूरा समझाया। इसके बाद देखते हैं कोई छोटा देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी क्वेश्चन आई हुई है, एक मार्क का MCQ है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक चॉइस करना है। कवि ने पत्थर तोड़ने वाली को कहाँ पे देखा था? तो इलाहाबाद के पथ पर देखा था। ये तो क्वेश्चन टिक भी किया हुआ है, आंसर भी ठीक है क्वेश्चन का। तो ये आपको भी मालूम है, मैं बोल दिया था, बनारस नहीं गए थे, इलाहाबाद ही गए थे। स्त्री पत्थर किस समय तोड़ रही थी? तो आपको मालूम है दोपहर के समय, सुबह शाम रात, दोपहर हो चुकी थी तभी गर्मी बढ़ी हुई थी, तो इसका आंसर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है? मैंने बोल दिया, एक औरत थी, जो वो कविता में ही मैंने समझा दिया कि श्याम तन भर बंधा यौवन, तन नयन प्रिय कर्म रत मन। ये सब सभी भाव को आपको लिखना है, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा था, इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था, बोला था कि मैं क्वेश्चन आंसर के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अभी इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो बच्चे देखने पसंद नहीं करते देखना इतना बड़ी वीडियो। कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर क्यों देखने लगी? छिन्नार शब्द का शब्द क्या है? देखिए, मैंने ये सब आपको आंसर मिलेगा, सब मैं नोट दे दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा किसको किसको चाहिए। छिन्नार शब्द का अर्थ होता है, आपको मिल जाएगा आपके बुक में ही, टूटी निरंतरता, कर्म भंग होना।
छिन्नार मतलब एक बार कर्म भंग होकर वो कवि को देखती है तिरछी नज़र से, ठीक है। तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य इतना अच्छा व्याख्यांश, आपको व्याख्या के जैसा लिखना है, बहुत सुंदर, पूरी आपको पूरा जैसा मैंने समझाया उसी तरह को समझाना ही है, उसी को बोला गया है प्रतिपाद्य लिखिए, ठीक है। लेकिन संक्षिप्त में छोटे करके लिखना है, संक्षिप्त में समझाना है। तो इसके बाद जितने भी है देखिए, ये व्याख्या है, भाव स्पष्ट करना व्याख्या के समान होता है। भाव स्पष्ट करना है मतलब व्याख्या ही दिया गया है, आपको भाव समझाना है, देखिए क्या बोला गया है वहाँ पे। इसके बाद बहुत सारे बोर्ड क्वेश्चन आएंगे, तो मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन के लिए आपको अलग वीडियो रहेगा, और अभी मैं ये इतना ही रखता हूँ और कहता हूँ, मेरा कहना है कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, तब मुझे लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे को पसंद आ रहा है तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए। और मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही सरल भाषाएँ से, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बावजूद भी आपको कुछ कमी महसूस हो रही है, आपका कुछ डिमांड है, नहीं सर इसके अंदर ये देना चाहिए व इसके अंदर ये आना चाहिए, कुछ कमियां अगर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, सर इसमें ये कमी थी, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो रखता हूँ, बाय बाय।